बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और आज हम जो है ना CS 601 डाटा कम्युनिकेशन का लेक्चर नंबर 12 को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियोस में हम चैप्टर 9, 10 और 11 को कवर कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस वीडियो के अंदर हम लेक्चर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आइंदा से आने वाले तमाम लेक्चर्स की वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप टाइम पे उनको देख के और अपनी तैयारी फाइनल की अच्छे तरीके से कर सकें। नोट्स हमने ओपन कर लिए हैं। तो आज का जो हमारा बेसिक टॉपिक है वो है जी मैक सब लेयर्स यानी कि मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कस करना है और इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स आएंगे सारे इसी के रिलेटेड आएंगे। स्टार्ट करते हैं हम जी। व्हेन नोड्स यूज अ मल्टी पॉइंट और ब्रॉडकास्ट लिंक वी नीड अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल टू कोऑर्डिनेट एक्सेस टू द लिंक। जब हमारे पास दो नोड्स होती हैं और वो आपस में ब्रॉडकास्ट लिंक या मल्टी पॉइंट लिंक के साथ कनेक्ट होती हैं तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कि कोई ऐसा प्रोटोकॉल हो जो हमें मल्टीपल एक्सेस प्रोवाइड करे। उसके बाद मैनी प्रोटोकॉल्स हैव बीन डिवाइड्स टू हैंडल एक्सेस टू अ शेयर लिंक्ड। इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं इस चीज़ को मल्टीपल एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन हमने क्या करना है, ऑल ऑफ दीज प्रोटोकॉल्स बिलोंग टू मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक सब लेयर। और वो जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो किस चीज़ के साथ बिलोंग करते हैं, वो मैक सब लेयर के साथ बिलोंग करते हैं। यानी कि हम ये कह लें इन शॉर्ट में आपको बता दूं कि जब भी हम नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं मल्टी पॉइंट्स के साथ या ब्रॉडकास्ट लिंक्स के साथ तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत होती है कोई ऐसा प्रोटोकॉल हमें मिले जिसके साथ हम मल्टी पॉइंट एक्सेस को कंट्रोल कर सके। उस हवाले से हमारे पास मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स अवेलेबल हैं, लेकिन जो मैक कंट्रोल प्रोटोकॉल है यानी मैक सब लेयर है ये इन सब का फादर कह लें। यानी कि सारे के सारे क्या करते हैं, मैक सब लेयर के साथ बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये नीचे देखें जी, कुछ प्रोटोकॉल्स लिखे हुए हैं। मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं ये सारे, रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल्स, कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल्स और चैनलाइज्ड प्रोटोकॉल्स। ये सारे वो प्रोटोकॉल्स हैं जो हमें डेली लाइफ में ये कह लें कि हमें मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। लेकिन ये सारे के सारे किसके साथ बिलोंग करते हैं, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स। और ये मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल किसके साथ बिलोंग करता है, ये करता है मैक सब लेयर के साथ। अच्छा, सबसे पहले हमने रैंडम एक्सेस को देखना है। तो रैंडम एक्सेस के अंदर हमारे पास 3 प्रोटोकॉल मजीद हैं, इसकी 3 टाइप्स कह लें, अलोहा, CSMACD और CSMACA। हम इसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद दूसरा है कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल जिसके अंदर हमारे पास रिजर्वेशन आ जाती है, पोलिंग आ जाती है, टोकन पासिंग आ जाती है। उसके बाद चैनलाइज्ड के अंदर FDMA, TDMA और CDMA आता है। तो रैंडम एक्सेस को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम इसको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल क्यों बोलते हैं। तो इसलिए इन रैंडम एक्सेस आर कनेक्शन नो स्टेशन इज सुपीरियर टू द अदर एंड नो इज असाइंड कंट्रोल ओवर द अदर्स। इसलिए हम इसको रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल बोलते हैं क्योंकि इस नेटवर्क के अंदर या इस प्रोटोकॉल के अंदर कोई भी स्टेशन किसी से सुपीरियर नहीं होता, सारे इक्वल होते हैं और कोई स्टेशन किसी को कंट्रोल भी नहीं कर रहा होता, सारे अपना अपना डाटा अपने अपने तौर पे ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। Station that has data to send uses a procedure defined by the protocol to make a decision on whether or not to send। अब स्टेशंस को डाटा सेंड करने के लिए प्रोटोकॉल डिसाइड करके देगा कि किस स्टेशन ने या किस नोड ने इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अपना डाटा ट्रांसमिट करना है या डाटा सेंड करना है। अगर लेट्स सपोज हमारे एक नेटवर्क के अंदर 3 से 4 नोड्स लगे हुए हैं तो प्रोटोकॉल ये डिसाइड करेगा कि अब नोड A ने डाटा सेंड करना है या नोड D ने डाटा सेंड करना है। ये प्रोटोकॉल्स उनको बताएगा। दिस डिसीजन डिपेंड्स ऑन द स्टेट ऑफ द मीडियम। अब ये जो डिसीजन लेता है प्रोटोकॉल ये मीडियम की स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर तो मीडियम यानी कि मीडियम आइडल है या बिजी है, इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हमारी 3 टाइप्स इसके अंदर जो हमने पढ़ी थी रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल के अंदर, अलोहा, CSMACD और CSMACA। इनको हम अब बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस करना है अलोहा को। अलोहा द अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड वाज डेवलप्ड इन अर्ली 1970s। अलोहा एक सबसे पहला रैंडम एक्सेस मेथड था
या ये कह लें कि जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं अब मार्केट में, उन सब से पहले जो डेवलप हुआ था वो अलोहा था। ये 1970 के स्टार्ट में डेवलप किया गया था। डिज़ाइन किया गया, किस लिए किया गया था? डिज़ाइन फॉर अ रेडियो वायरलेस लैन, रेडियो वायरलेस और लैन नेटवर्क्स के लिए ये डिज़ाइन किया गया। बट इट कैन बी यूज्ड ऑन एनी शेयर्ड मीडियम, लेकिन ये अब किसी भी शेयर्ड नेटवर्क के अंदर, ये किसी भी शेयर्ड मीडियम के अंदर यूज़ किया जा सकता है। पोटेंशियल कोलिजन इन दिस आर्ग्यूमेंट एज द मीडियम इज शेयर्ड बिटवीन द स्टेशन, इनके दरमियान अब क्या होता है? कोलिजन आ जाती है डाटा की। When a station sends data, another station may attempt to do so at the same time. कहते हैं कि अगर एक स्टेशन डाटा सेंड कर रहा है और इस वक्त पॉसिबिलिटीज मौजूद है कि किसी दूसरे कॉर्नर से कोई दूसरा स्टेशन डाटा सेंड कर रहा हो, वही सेम टाइम के अंदर द डाटा फ्रॉम टू स्टेशन कोलाइड्स बिकम गार्बल्ड एंड विल बी लॉस द डाटा। जब दो स्टेशन से डाटा इकट्ठा ट्रांसमिट होगा तो आपस में गार्बेड हो जाएगा, आपस में मिक्सअप हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा डाटा क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ नीचे मैंने इसकी डिटेल लिखी हुई है अलोहा की, तो ये मैंने नेट से सर्च करके लिखी थी। जो हैंडआउट्स की आपकी बुक्स के अंदर थी वो ये पॉइंट्स थे, ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिए। नीचे से मैं आपको एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। अलोहा इज अ मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डाटा वाया शेयर्ड नेटवर्क चैनल। इट ऑपरेट्स इन द मीडियम एक्सेस कंट्रोल सबलेयर, यानी कि मैक सबलेयर ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI मॉडल, यानी कि यूजिंग दिस प्रोटोकॉल सेवरल डाटा स्ट्रीम्स originating from multiple nodes are transferred through a multi-point transmission channel. In Aloha, each node or station transmit a frame without trying to detect whether the transmission channel is idle or busy. Aloha के अंदर जो हमारे नोड्स होते हैं, जो स्टेशंस होते हैं, वो डाटा को जस्ट सेंड कर देते हैं। उनको इस चीज़ के साथ कोई कंसर्न नहीं होता कि अगला जो चैनल है या अगले जो लिंक है हमारा वो बिजी है या आइडल है। इफ़ द चैनल इज आइडल देन द फ्रेम विल बी सक्सेसफुली ट्रांसमिटेड। अगर चैनल आइडल हो, बिजी फ्री हो, तो हमारा डाटा क्या होगा? सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो जाएगा। If two frames attempt to occupy the channel simultaneously, collision of frame will occur and the frame will be discarded. अगर फ्रेम अगर हमारा लिंक आइडल ना हो, बिजी हो, और मतलब दूसरी तरफ से कोई स्टेशन डाटा सेंड कर रहा हो और इस तरफ से दूसरा स्टेशन भी डाटा सेंड कर रहा हो, तो डाटा की आपस में कोलिजन हो जाती है, और कोलिजन होने के बाद डाटा क्या होता है? लॉस हो जाता है। दिस स्टेशन में चूज to transmit the corrupt frames repeatedly until successfully transmission occurs. अब ये प्रोसेस क्या होगा? रिपीटेडली चलता जाएगा, लूप चलती जाएगी इनकी, यहाँ तक कि जो हमारा डाटा है वो कंप्लीटली सेंड हो जाएगा। अच्छा, फ्रेम्स इन प्योर अलोहा नेटवर्क। अलोहा की दो टाइप्स थी, एक प्योर अलोहा था, एक स्लॉटेड अलोहा था। प्योर अलोहा को हम देखते हैं। प्योर अलोहा, इन प्योर अलोहा द टाइम ऑफ ट्रांसमिशन इज कंटिन्यूस। इसके अंदर ट्रांसमिशन का टाइम क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, यानी कि टाइम के बीच कोई गैप नहीं आता। एक स्टेशन डाटा सेंड करता है और वो करता ही जाता है, वो उसको डाटा सेंड करने के लिए किसी मखसूस टाइम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वेन एवर अ स्टेशन हैज़ नॉट अवेलेबल फ्रेम, जब किसी स्टेशन के पास कोई फ्रेम मौजूद नहीं होता, इट सेंड्स द फ्रेम। अच्छा, इफ देयर इज कोलिजन एंड द फ्रेम इज डिस्ट्रॉयड, अब वो दूसरा स्टेशन क्या करता है? डाटा सेंड कर देता है, फ्रेम सेंड कर देता है। अब अगर कोलिजन आ जाती है इनके दरमियान, तो हमारा जो डाटा होगा, फ्रेम होगा, वो डिस्ट्रॉय होगा। अब वो कोलिजन किस तरह आएगी? कोलिजन इवन के एक बिट की भी कोलिजन आ गई है ना अगर, तो हमारे पूरे के पूरे दोनों के दोनों पैकेट्स क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेट कर लें कि स्टेशन ए है और स्टेशन 2 है, सॉरी स्टेशन 1 है और स्टेशन 2 है, इन दोनों का डाटा का क्या हो गया? आपस में कोलिजन आ रहा है, और ये काफ़ी ज़्यादा कोलिजन आ रहा है। लेट कर लें कि अगर इन दोनों का एक एक बिट सेम होता, मतलब यहाँ से ऐसे एक बिट भी इनका सेम होता यहाँ पे, तो तब भी हमारा पूरे के पूरे दोनों के दोनों पैकेट्स क्या हो जाने थे? डिस्ट्रॉय हो जाने थे। उसके बाद ये इसकी डायग्राम है प्योर अलोहा की, फ्लो डायग्राम, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद वल्नरेबल टाइम फॉर प्योर अलोहा प्रोटोकॉल। वल्नरेबल टाइम क्या होता है? देखें जी, अब देखें यहाँ से हमारा टाइम स्टार्ट हो रहा है T-TFR, यानी कि ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है T, और TFR मतलब ये है कि हमारा फ्रेम रेट का जो टाइम है, यानी कि जो वो टाइम जिसमें हम फ्रेम सेंड कर रहे हैं, ये TFR वो है। अच्छा, ये हमारा TFR है, और यहाँ पे हमारा T है ये, और ये T, और फिर ये T है, और ये TFR है। अब यहाँ से देखें, एक बिट A का एंड हो रहा है और सेकंड बिट B का स्टार्ट हो रहा है,
इसी तरह बी का लास्ट बिट एंड हो रहा है और सी का लास्ट बिट फर्स्ट बिट स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी दोनों डाटा के दरमियान कोलिजन आ गई है। सेट पैकेट ए बी एंड सी तीनों के दरमियान कोलिजन आ गई और ये तीनों के तीनों पैकेट्स हमारे हो जाएंगे डिस्ट्रॉय। अब यहाँ से वल्नरेबल टाइम क्या होगा? वल्नरेबल टाइम वो होता है जो हमारा डाटा का कोलिजन का टाइम होता है। देखें अब यहाँ पे ये ए और बी का जो कोलिजन का टाइम है ये, और ये बी और सी का जो कोलिजन का टाइम है, ये हमारे दोनों है वल्नरेबल टाइम्स। अब यहाँ पे दो वल्नरेबल टाइम्स है तो हम वल्नरेबल टाइम्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय टाइम फ्रेम रेट। टाइम फ्रेम रेट यानी कि हमारे दो फ्रेम रेट्स का कोलिजन आ रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो हम यहाँ इसको 2 मल्टीप्लाई टाइम फ्रेम रेट कर सकते हैं। ये हमारा वल्नरेबल टाइम है। उसके बाद टॉपिक 170 स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा के अंदर हमने क्या करना है? प्योर अलोहा का थोड़ा सा मॉडिफाई कर देना है। वी डिवाइड टाइम इनटू स्लॉट्स फॉर टाइम फ्रेम रेट्स सेकंड्स एंड फोर्स द स्टेशन टू सेंड ओनली एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट। हम इसके अंदर क्या करते हैं? टाइम की स्लॉट्स बना देते हैं और अपने स्टेशन को इस चीज के ऊपर बाउंड कर देते हैं कि वो जो अपना डाटा सेंड करेगा टाइम स्लॉट के स्टार्ट होते सेंड करेगा, और जब टाइम स्लॉट स्टार्ट होने के बाद वो उस अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता। अगर उसकी बारी मिस हो गई तो वो नेक्स्ट टाइम जब उसकी बारी आएगी, लूप के बाद लूप चलेगी, तो तब अपना डाटा सेंड करेगा, अदरवाइज वो तब तक खामोशी से बैठा रहेगा। इन्वेंटेड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ प्योर अलोहा। ये प्योर अलोहा की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के लिए इन्वेंट किया गया था। इफ अ स्टेशन मिसेस द टाइम स्लॉट, अगर स्टेशन की क्या होगी? टाइम स्लॉट मिस हो गया, मस्ट वेट अनटिल बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट टाइम स्लॉट। तो अगली टाइम स्लॉट स्टार्ट होने तक क्या करेगा? उसका वेट करेगा कंटिन्यूस। इसके अंदर टाइम कंटिन्यूस नहीं होता। प्योर अलोहा के अंदर हमने देखा था कि टाइम हमारा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, लेकिन इसके अंदर टाइम कंटिन्यूस नहीं होता। reducing vulnerable time to time frame rate versus 2 multiply by TFR for pure अलोहा। अच्छा, ये प्योर अलोहा के लिए था, लेकिन हमारा इसके लिए स्लॉटेड अलोहा के लिए TFR होगा। नीचे इसको देख लेते हैं। टू कम्युनिकेटिंग स्टेशन एग्री अपॉन द स्लॉट बाउंड्रीज। स्लॉट की जो बाउंड्रीज हैं ये उनके साथ उनके ऊपर डिपेंड करता है। एनी स्टेशन कैन सेंड ओनली 1 फ्रेम एट ईच स्लॉट। हर स्लॉट के अंदर एक कोई ना कोई स्टेशन अपना डाटा सेंड कर सकता है। आल्सो द स्टेशन कैन नॉट ट्रांसमिट एट एनी टाइम व्हेन एवर अ फ्रेम इज अवेलेबल। अब अगर उस टाइम के अंदर, उस टाइम स्लॉट के अंदर डाटा अवेलेबल है पहले से, तो कोई दूसरा स्टेशन उस वक्त कोई डाटा सेंड नहीं करेगा। दे शुड वेट फॉर द बिगिनिंग फॉर द नेक्स्ट स्लॉट। अब वो नेक्स्ट स्लॉट के लिए दोबारा वेट करेगा। हाउएवर देयर स्टिल कैन बी कोलिजन if more than one frame transmits at the beginning of a slot collision occurs। अगर एक टाइम स्लॉट के अंदर एक से ज्यादा फ्रेम्स, मतलब कि दो स्टेशन इकट्ठे अपने फ्रेम ट्रांसमिट कर देते हैं, तो कोलिजन आ जाएगी। द कोलिजन ड्यूरेशन इज 1 स्लॉट। और कोलिजन की जो ड्यूरेशन होगी वो सिर्फ 1 स्लॉट होगी। द सिचुएशन इज डेपिक्टेड इन द फॉलोइंग डायग्राम। अब इस सिचुएशन को इस डायग्राम के अंदर उन्होंने बताया हुआ। देखें, यहां से अब स्टेशन ए ने टाइम स्लॉट स्टार्ट हुई तो डाटा अपना सेंड कर दिया। अब एक टाइम स्लॉट के अंदर स्टेशन 1 ने सिर्फ एक पैकेट ही सेंड करना है, इकट्ठे 2 पैकेट सेंड नहीं कर सकता, क्योंकि टाइम की स्लॉट्स हैं और स्लॉट्स के अंदर बाउंड है, स्टेशन बाउंड है स्लॉट के साथ। अब लेट कर लेंगे स्टेशन 2 और 3 ने इकट्ठा डाटा सेंड कर दिया स्लॉट नंबर 2 के अंदर, तो स्लॉट 2 में हमारा जो डाटा है ये हो जाएगा कोलाइड। डाटा जब कोलाइड हो जाएगा और इसी तरह स्लॉट 3 में 4 और 1 का डाटा कोलाइड हो जाएगा, तो इन दोनों के नतीजे में ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गार्बल डाटा हो गया। ये चारों के चारों फ्रेम हमारे क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये वाले फ्रेम दोबारा कब सेंड होंगे? जब ये वाली लूप सारी आगे वाले जो डाटा है ये एक दफ़ा वापस यहाँ से गुजरेगी, ये वाली टाइम स्लॉट इस यहाँ से, फिर उसके बाद इनकी बारी दोबारा आएगी। ये सारा स्लॉटेड अलोहा का जो सारा टॉपिक था। उसके बाद इसका वल्नरेबल टाइम देखें तो इसका वल्नरेबल टाइम इज इक्वल टू टाइम फ्रेम रेट है, क्योंकि इसके अंदर जस्ट अगर कोलिजन आई है तो एक स्लॉट में आई है, मतलब यहाँ से वैसे नहीं था जिस तरह पी के अंदर स्लॉट प्योर अलोहा के अंदर था, तो इसमें टाइम फ्रेम रेट इसका वल्नरेबल टाइम होगा। उसके बाद कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस CSM में हम अब इसको डिस्कस करने लगे हैं। अलोहा हमारा कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसकी जरूरत हमें क्यों पेश आई इस प्रोटोकॉल की? टू मिनिमाइज द चांस ऑफ कोलिजन एंड देयरफॉर इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ CSMA वाज डेवलप्ड। अपने स्टेशन की अपने नेटवर्क की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए और कोलिजन को कम करने के लिए हमने जो एक प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया था वो था CSMA CA या CD। अच्छा,
द चांस ऑफ कोलिजन इज रिड्यूस्ड एज द स्टेशन इज रिक्वायर्ड सेंस लिसन टू द मीडियम बिफोर सेंडिंग द डाटा। इसके अंदर किस तरह कम हो सकता है चांस कोलिजन का? वो इस तरह कि इस प्रोटोकॉल को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, हमारा जो नेटवर्क है वो क्या करता है, लिंक्स को सेंस करता है डाटा सेंड करने से पहले। सेंस करके अगर तो लिंक फ्री हो तो डाटा सेंड कर देता है, अगर लिंक बिजी हो तो डाटा सेंड नहीं करता। सेंस बिफोर ट्रांसमिटिंग, ट्रांसमिशन से पहले सेंस करता है, और या लिसन बिफोर टॉक, बात करने से पहले सुनता है। अच्छा, इसकी थोड़ी सी नीचे मैंने बताई हुई है explanation। CSMA CD carrier sense multiple collision detection is a way to control media access that was widely used in early Ethernet topology and LAN। ये वो टोपोलॉजी है या कह लें कि वो प्रोटोकॉल है जो अर्ली इथरनेट टेक्नोलॉजी के अंदर या अर्ली लैन टेक्नोलॉजीज के अंदर यूज होता था। व्हेन शेयर्ड बस टोपोलॉजी एंड ईच नोड वाज कनेक्टेड बाय कोक्साइल केबल। जब बस टोपोलॉजी यूज होती थी शेयर्ड नेटवर्क के अंदर और वहां पे कोक्साइल केबल भी यूज होती थी। नाउअडेज Ethernet is full duplex and CSMA CD is not used because the topology is either star or point to point। अब आजकल के जो इथरनेट टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमारा स्टार टोपोलॉजी जो कि यूज होती है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, ये वाला CSMA CD यूज नहीं होगा, बट स्टिल दे आर सपोर्टेड, लेकिन कुछ ना कुछ इसको सपोर्ट जरूर कर रहा होगा। कंसिडर अ सिनेरियो व्हेन देयर आर n stations on a link and everyone is waiting for data to be transmitted through this channel। In this case all n stations will want to access their links or channel to transfer their data। The problem arises when more than one station transmits data at same time। In this case the data from different station will clash। ये ऊपर हमने अलोहा के अंदर भी ये सारी बात पढ़ ली थी कि अगर हमारा एक टाइम के अंदर एक से ज्यादा स्टेशन डाटा सेंड करते हैं तो डाटा क्लैश हो जाता है। अच्छा, CSMA CD is a one such technique where the various station following this protocol agree on certain condition and collision detection measures for effective transmission। अब वो कौन सी टेक्निक है? This protocol decides which station to move when the data reaches its destination without any corruption। ये प्रोटोकॉल डिसाइड करता है कि कौन से स्टेशन ने अभी डाटा सेंड करना है और किस वक्त डाटा अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचेगा। बट नोट देखें यहाँ पे लिखा हुआ जी, बट इवन दिस टेक्निक डज नॉट कंप्लीटली एलिमिनेट कोलिजन बिकॉज ऑफ प्रोपगेशन डिले। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद हमारा मुकम्मल तौर पे जो कोलिजन है वो खत्म नहीं होती। उसकी वजह ये है कि ये इसमें थोड़ी सी प्रोपगेशन डिले होती है। अब वो प्रोपगेशन डिले क्या चीज है, ये एक नई टर्म आ गई है हमारे अंदर। अच्छा, व्हेन अ स्टेशन सेंड्स अ फ्रेम इन CSMA CD इट still takes some time before this frame gets to all the other stations that are sharing the medium। इसको मैं आपको सिंपल एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लेट्स कर लें कि हमने डाटा एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास A से लेकर Z तक नेटवर्क्स के अंदर नोड्स लगी हुई हैं, A से लेकर Z तक। अब हमने जो डाटा सेंड करना है वो A से M तक डाटा सेंड करना है। हमने A से M तक डाटा सेंड किया, लेकिन जाहिर सी बात है डाटा एकदम से वहां नहीं पहुंच जाएगा। वहां पहुंचने में उसको मिनिमम 1 सेकंड क्या लेट कर ले कि उसको 1 सेकंड लगता है। अब वो 1 सेकंड का जो वक्फा है ना, इस वक्फे में उधर से नोड Z है जो वो भी डाटा शेयर कर देती है। अब ये जो 1 सेकंड का वक्फा है डाटा को एक नोड से सोर्स नोड से डेस्टिनेशन नोड तक पहुंचने का, ये हमारा होता है प्रोपगेशन डिले। द टाइम दैट टेक्स फर्स्ट बिट ऑफ फ्रेम दैट सेंड ऑन मीडियम टू रीच ऑल द अदर स्टेशंस इज कॉल्ड प्रोपगेशन डिले। अच्छा, उसके बाद ये उसकी देख लें, ये नीचे डायग्राम बनी हुई है। लेट कर लें कि हमने B से C तक डाटा सेंड करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ से B से C डाटा सेंड करवाएंगे, लेकिन C तक डाटा पहुंचने में कुछ टाइम तो लगेगा। अब वो जो टाइम का गैप आ रहा है उसमें अगर नोड D डाटा सेंड कर देती है तो डाटा का कोलिजन आ जाता है। यही प्रोपगेशन डिले का थोड़ा सा जो है ना डिसएडवांटेज है, इसका डिसएडवांटेज क्या लें CSMA CD का। उसके बाद वल्नरेबल टाइम इसका क्या होगा, इसका वल्नरेबल टाइम वही होगा जो हमारा प्रोपगेशन डिले है। मतलब जितनी प्रोपगेशन डिले आएगी उतना ही हमारा टाइम क्या होगा, कोलिजन का टाइम ज्यादा होता जाएगा। जितनी प्रोपगेशन डिले ज्यादा होगी उतना ही कोलिजन का टाइम भी ज्यादा होगा। यही इसकी वल्नरेबल टाइम भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने से पहले कुछ बिहेवियर्स पढ़ लेते हैं हम। कुछ परसिस्टेंट मेथड्स हैं, ये पढ़ लेते हैं कि ये क्या चीजें होती हैं। ये उसी प्रोटोकॉल के अंदर आती हैं। सबसे पहले आता है आई परसिस्टेंस। दिस इज अ सिंपलेस्ट मेथड
ये एक बहुत सिंपल मेथड है। इन दिस मेथड आफ्टर द स्टेशन फाइंड लिंक आइडल इट सेंड्स इमीडिएटली विदाउट वेटिंग। इस सिचुएशन के अंदर आई परसिस्टेंस मेथड के अंदर क्या करता है, स्टेशन देखता है कि अगर लिंक क्या है, खाली है, आइडल है, तो ये फौरन ही अपना डाटा क्या कर देगा, सेंड कर देगा, किसी चीज का वेट नहीं करेगा, ये फौरन अपना डाटा क्या कर देगा, सेंड कर देगा। दिस मेथड वाज गॉट हाईएस्ट चांस ऑफ कोलिजन। ये मेथड क्या होगा, इसके अंदर कोलिजन बहुत ज्यादा होने के चांसेस है। इसकी मैं आपको अगर एग्जांपल दूं तो क्या लेके, अगर हम आई परसिस्टेंस यूज कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे लिंक फ्री है, हमने फौरन डाटा सेंड करवा दिया, डाटा सेंड हो गया, उधर से इधर ने भी देखा आई परसिस्टेंस, यहाँ से भी देखा कि डाटा फ्री है, प्रोपेगेशन डिले की वजह से इसमें क्या हो गया, कोलिजन आ गई। उसके बाद से आ जाता है जी नॉन परसिस्टेंस। इन दिस मेथड द चैनल हैज टाइम स्लॉटेड स्लॉट्स। इसके अंदर टाइम स्लॉट्स होती हैं। अ स्टेशन दैट हैज फ्रेम टू सेंड इट सेंड्स द लिंक। अगर स्टेशन ने फ्रेम सेंड करना है तो ये पहले लिंक को सेंस करेगा। इफ द लिंक इज आइडल इट सेंड्स फ्रेम इमीडिएटली। अगर लिंक फ्री होगा तो ये फौरन ही अपना डाटा क्या कर देगा, सेंड कर देगा। ऊपर हमने क्या देखा था, आई परसिस्टेंस के अंदर हमने देखा था कि अगर लिंक आइडल है तो विदाउट वेटिंग क्या होगा, डाटा सेंड हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी चेंजिंग है, इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा सा क्या करेगा, वेट करेगा। इफ लिंक आर नॉट आइडल इट वेट्स फॉर अ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम। अगर लिंक आइडल नहीं है तो ये कुछ रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम के लिए उसका वेट करेगा, उसके बाद दोबारा सेंस करेगा। दोबारा सेंस करने के बाद अगर वो लिंक फ्री हो जाता है तो लिंक फ्री होने के बाद भी वो क्या करेगा, थोड़ा सा उसका वेट करेगा। सो कोलिजन रेट इन दिस केस गोज डाउन एज कंपेयर टू आई परसिस्टेंस बट द एफिशिएंसी आल्सो गोज डाउन। अब इसके अंदर एफिशिएंसी भी आई परसिस्टेंस की निस्बत डाउन हो जाएगी। उसके बाद तीसरा आ जाता है पी परसिस्टेंस। पी परसिस्टेंस का मैं आपको सिंपल बता देता हूं कि वो परसिस्टेंस मेथड होता है जिसके अंदर ये दोनों की प्रॉपर्टीज फॉलो कर रही होती हैं, ठीक है। मतलब आई परसिस्टेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स की भी उसके अंदर होती हैं और नॉन परसिस्टेंस की भी होती हैं। नीचे डायग्राम्स देख लें एक दफा इनकी। कोलिजन कंटिन्यूसली सेंस कर रहे हैं ये ट्रांसमिशन को आई परसिस्टेंस, और उसके बाद सेंस करने के बाद इसने थोड़ा सा वेट किया यहाँ तक। देखें ये देखें यहाँ से आइडल फ्री हो गया, हमारा लिंक फ्री है। उसके बाद इसने यहां तक क्या किया, इसका वेट किया है। वेट करने के बाद अब इसको क्या करेगा, डाटा को अपने को ट्रांसमिट करेगा। अब पी परसिस्टेंस के अंदर देखें ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद है। उसके बाद टॉपिक नंबर 172 हमारा CSMA मेथड डज नॉट स्पेसिफाई द प्रोसीजर फॉलोइंग द कोलिजन्स। CSMA CD आर्ग्यूमेंट्स दैट एल्गोरिदम टू हैंडल द कोलिजन। ये एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कोलिजन्स को हैंडल करता है। द स्टेशन मॉनिटर्स द मीडियम आफ्टर इट सेंड्स अ फ्रेम टू सी इफ द ट्रांसमिशन वाज सक्सेसफुली। अब क्या करता है, इसके अंदर स्टेशन ने सेंड करने के बाद मीडियम को मॉनिटर करना होता है। मॉनिटरिंग के अंदर वो क्या चीज देखेगा, वो देखेगा कि हमारा जो ट्रांसमिशन है ये सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई। इफ देयर इज अ कोलिजन, अगर कोई कोलिजन आ जाती है, इन दिस केस द फ्रेम इज सेंट अगेन, तो हमारा जो स्टेशन है वो क्या करेगा, उसी फ्रेम को दोबारा से सेंड कर देगा। अच्छा, अब ये उसी की एग्जांपल है। देखें अगर हमने यहाँ से डाटा सेंड करवाया और उधर से यहाँ से भी डाटा सेंड हो रहा है और यहाँ पे कोलिजन आ गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा डाटा दोबारा से सेंड हो जाएगा। उसके बाद फ्लो डायग्राम है, इसकी फ्लो डायग्राम को आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 173 CSMA CA आ गया। हम CD पढ़ लिया था, CA आप पढ़ेंगे। CSMA CA वाज इन्वेंटेड फॉर वायरलेस नेटवर्क्स। ये वायरलेस नेटवर्क्स के लिए इन्वेंट किया गया था। कोलिजन्स आर अवॉइडेड थ्रू यूज ऑफ 3 स्ट्रेटजीज। 3 स्ट्रेटजीज को हम इसके अंदर अप्लाई करते हैं अपने कोलिजन्स को अवॉइड करने के लिए। वो 3 स्ट्रेटजीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आ जाती है द इंटरफ्रेम स्पेस। इंटरफ्रेम स्पेस हमें नाम से ही पता चल रहा है कि 2 फ्रेम्स के दरमियान स्पेस पैदा करना। उसके बाद द कंटेंशन विंडो। कंटेंशन विंडो का भी मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट का एज आई नो के एज आई रिमेंबर के हम पहले पढ़ चुके हैं एक्नॉलेजमेंट के बारे में बड़ी डिटेल में, तो ये वही चीज है इंटरफ्रेम का। अच्छा, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस। CSMA CA इन कंप्यूटर नेटवर्किंग इज अ नेटवर्क मल्टीपल एक्सेस मेथड इन विच कैरियर सेंस इज यूज्ड। इसके अंदर क्या होता है, कैरियर सेंस को यूज किया जाता है। बट नोड्स अटेम्प्ट टू अवॉइड कोलिजन्स, लेकिन नोड्स क्या करती हैं, कोलिजन से बचने की कोशिश करती हैं बाय बिगिनिंग ट्रांसमिशन ओनली, सिर्फ स्टार्टिंग की ट्रांसमिशन से। जाहिर सी बात है कोलिजन से तब ही बचा जा सकता है जब हम बिगिनिंग ट्रांसमिशन पे ध्यान देंगे, तवज्जो देंगे। आफ्टर द चैनल इज सेंस्ड टू बी आइडल। आइडल होने के बाद चैनल के आइडल होने के बावजूद उसको थोड़ा सा सेंस करना। अच्छा,
द एल्गोरिदम ऑफ CSMA-CA, इसका वर्किंग सारा प्रोसेस क्या है, एल्गोरिदम क्या बनता है इसका। व्हेन अ फ्रेम इज रेडी द ट्रांसमिटिंग स्टेशन चेक्स वेदर द चैनल इज आइडल और बिजी। जब डाटा सेंड करने के लिए फ्रेम रेडी होगा तो वो चेक करेगा कि हमारा जो लिंक है, जो चैनल है, वो आइडल है या बिजी है। इफ चैनल इज बिजी द स्टेशन वेट्स अनटिल द चैनल बिकम्स आइडल। अब ये क्या करेगा, तब तक वेट करेगा जब तक कि चैनल हमारा क्या होगा, फ्री ना हो जाए। इफ चैनल इज आइडल द स्टेशन वेट्स फॉर एन इंटरफ्रेम गैप IFG, थोड़ा सा उसके अंदर गैप का वेट करेगा, यानी कि इतना वेट करेगा जितने में एक फ्रेम सेंड हो सकता है। उसके बाद आफ्टर सेंडिंग द फ्रेम इट सेट्स अ टाइमर। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, फ्रेम सेंड करने के बाद उसके ऊपर एक टाइमर सेट कर देते हैं। वो टाइमर क्या काम करता है, वो टाइमर हमें बताता है कि अगर इतने टाइम के अंदर डाटा की एक्नॉलेजमेंट वापस ना आई तो डाटा हमारा क्या हो गया, समझ लो कि करप्ट हो चुका है। द स्टेशन देन वांट्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, टाइमर सेट करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट के लिए की वेट करेगा फॉर द रिसीवर की तरफ से, तब तक उसने दूसरा डाटा सेंड, दूसरा फ्रेम सेंड नहीं करना जब तक उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती। इफ इट रिसीव्स द एक्नॉलेजमेंट बिफोर एक्सपायरी ऑफ टाइमर, अगर टाइमर के एक्सपायर होने से पहले उसको एक्नॉलेजमेंट मिल जाती है, दैट मीन्स सक्सेसफुली ट्रांसमिशन, तो इसका मतलब होता है कि ट्रांसमिशन क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। अदरवाइज इट वेट्स फॉर अ बैक ऑफ टाइम पीरियड एंड रीस्टार्ट द एल्गोरिदम, अदरवाइज वो क्या करेगा, एल्गोरिदम को रीस्टार्ट करेगा। ये इसकी फ्लो डायग्राम है। उसके बाद टॉपिक 174 CSMA-CA, इसके अंदर हम देखते हैं जी इंटरफ्रेम स्पेस यानी कि IFS कोलिजन्स आर अवॉइडेड बाय डेफरिंग ट्रांसमिशन इवन इफ द चैनल इज आइडल। कंटेंशन विंडो अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, कंटेंशन विंडो क्या होती है, टाइम की अमाउंट होती है जो स्लॉट्स के अंदर हमने डिवाइड की हुई होती है। स्टेशन चूजेस अ रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स एज इट्स वेट टाइम, स्टेशन क्या करता है, अब रैंडम अमाउंट टाइम की इकट्ठी करता है, उस तक उसको क्या करता है, वेट करता है। कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन अवॉइडेंस in computer networking is a network multiple access method in which carrier sensing is used but nodes attempt to avoid collision by beginning transmission only after the channel is sensed to be idle। ये वही बात ऊपर जो हम एक दफा कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने अगेन यहाँ पे आपकी याद दहानी के लिए लिखी हुई है। कोटेंशन विंडो क्या होती है, कोटेंशन विंडो के अंदर हम करते हैं टाइम स्लॉट्स को, टाइम को डिफरेंट स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उस चैनल को कंटिन्यूसली चेक करना होता है, सेंस करना होता है, यहां तक कि हमारा चैनल क्या हो जाए, फ्री हो जाए। जब हमने सेंस कर लिया कि चैनल फ्री हो गया है, उसके बाद हमने उसके अंदर थोड़ी सी गैप डालनी है, थोड़ा सा वेट करना है। ये होता है हमारा IFS इंटरफ्रेम स्पेस। पहली स्ट्रेटजी हमारी यहाँ पे अप्लाई हो गई। अब आपने दूसरी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, तो हमने क्या करना है, इसको साइज कोटेंशन विंडो को साइज टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। अब हमने इसको अपने पूरे पैकेट्स को, यानी कि अपनी पूरे चैनल की जो टाइम होगा उसको टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर देना है। ये होगी तुम्हारी दूसरी स्ट्रेटजी अप्लाई। इसके बाद हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, ये हो जाएगी हमारी तीसरी स्ट्रेटजी भी अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद CSMA-CA एक्नॉलेजमेंट, पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट एंड टाइम आउट। टाइमर कैन हेल्प जनरेट गारंटी दैट द रिसीवर हैज रिसीव्ड द फ्रेम। टाइमर हमें क्या करता है, इस चीज़ की गारंटी देता है कि हमारे पास क्या हो गया, फ्रेम रिसीव हो चुका है। उसके बाद CSMA-CA एंड नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, NAV जिसको हम बोलते हैं NAV, ये डायग्राम है। सबसे पहले हमने क्या करना है, सोर्स के अंदर वेट करना है हमने थोड़ा सा, ये नीचे देखिए ज़रा वेट बना हुआ है नोड A से। वेट करने के बाद अगर हमारा जो चैनल है वो फ्री है, इसके बाद हमने थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद हमने क्या किया, रिक्वेस्ट टू सेंड, हमने रिक्वेस्ट टू सेंड की, डाटा को सेंड करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी है। उसके बाद रिसीवर ने क्या किया, नोड B ने थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद चैनल क्या हमारा आइडल है, आइडल होने के बावजूद थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद हमने क्या किया, वापस उसको एक्नॉलेजमेंट भेजी है। उसके बाद फिर डाटा सेंड होने से मतलब एक्नॉलेजमेंट आ गई है, अब चैनल दोबारा फ्री है। उसके बाद थोड़ा सा फिर गैप डालेंगे, फिर गैप डालने के बाद फिर डाटा सेंड होगा। डाटा सेंड होने के बाद फिर वापस एक्नॉलेजमेंट जाएगी कि वापस हमारे पास डाटा पहुंच चुका है। उसके बाद टॉपिक नंबर 175 कंट्रोल्ड एक्सेस। द स्टेशन कंसल्ट वन अनदर टू फाइंड विच स्टेशन हैज़ द राइट टू सेंड। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रोल्ड एक्सेस के अंदर कि कौन सा स्टेशन क्या करेगा, डाटा सेंड करेगा। द स्टेशन कैन नॉट सेंड अनलेस ऑथोराइज्ड बाय द स्टेशन बाय द अदर स्टेशन।
अब इसके अंदर एक चैनल या एक स्टेशन तब तक डाटा अपना शेयर नहीं कर सकता, तब तक अपना डाटा सेंड नहीं कर सकता यहाँ तक कि उसको दूसरे स्टेशन की तरफ से अथॉरिटी ना मिल जाए। उसके बाद वी डिस्कस 3 कंट्रोल्ड एक्सेस मेथड्स। हमने तीन मेथड डिस्कस करने हैं। हमारा रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल था जो हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमारा दूसरा कंट्रोल्ड एक्सेस प्रोटोकॉल शुरू हो चुका है अब हमारा यहाँ से। इसके अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है। सबसे पहले करनी है 3, यानी कि कह रहे कि 3 टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले रिजर्वेशन, दूसरी है पोलिंग, तीसरी है टोकन पासिंग। इन द रिजर्वेशन मेथड अ स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डाटा। डाटा सेंड करने से पहले क्या करना पड़ता है, स्टेशन को रिजर्वेशन बनानी पड़ती है। टाइम इज डिवाइडेड इनटू इंटरवल्स। टाइम को क्या करना होता है, हमने इंटरवल्स के अंदर डिवाइड करना होता है। इन ईच इंटरवल अ रिजर्वेशन फ्रेम प्रोसीड द डाटा फ्रेम सेंट इन दैट इंटरवल। अब ये रिजर्वेशन मेथड है। यहाँ पे देखिए तो डाटा सेंड करने से पहले हमने फ्रेम के टाइम्स को छोटे छोटे स्लॉट्स के अंदर, छोटे छोटे रिजर्वेशन के अंदर हमने जो कर लेना है, कन्वर्ट कर लेना है। ये देखें यहाँ पे हमने ये डाटा सेंड करना है। डाटा सेंड करने के बाद हमने इसको छोटे छोटे टाइम्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया हुआ है। उसके बाद दूसरी आ जाती है जी पोलिंग। पोलिंग के अंदर क्या करना जी, पोलिंग नेटवर्क विद टोपोलॉजीज इन विच वन डिवाइस इज डेजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी स्टेशन एंड द अदर डिवाइसेस आर सेकेंडरी स्टेशंस। इसके अंदर हमारे पास जितनी भी नोड्स होती हैं एक नेटवर्क के अंदर, उनमें से एक को हम क्या लेते हैं कि प्राइमरी, और बाकी को हमारी जितनी भी हो जाती हैं उसको हम सेकेंडरी बना लेते हैं। ऑल डाटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू प्राइमरी डिवाइस इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज सेकेंडरी डिवाइसेस। ऑल डाटा एक्सचेंज, जितना भी डाटा एक्सचेंज होगा मस्ट बी मेड, सब का सब कहाँ से होकर जाएगा, थ्रू प्राइमरी डिवाइस, प्राइमरी डिवाइस से होकर जाएगा। इवन व्हेन द अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज सेकेंडरी डिवाइस, बेशक जहाँ भी डेस्टिनेशन जहाँ भी हो तो डाटा क्या होना है, डाटा हमारा प्राइमरी स्टेशन से एक दफ़ा हो के जाएगा। द प्राइमरी डिवाइस कंट्रोल द लिंक्स। प्राइमरी डिवाइस यहाँ पे क्या करेगी, लिंक्स को कंट्रोल करेगी। द सेकेंडरी डिवाइस फॉलो इट्स इंस्ट्रक्शंस, और सेकेंडरी डिवाइसेस ने उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है पोलिंग के अंदर। पोलिंग इज द प्रोसेस where the computer or controlling device waits for an external device to check for its state। यहाँ पे हमने एक एक्सटर्नल स्टेट लगाई होती है जिसके अंदर दूसरी डिवाइसेस क्या करती हैं, चेक करती हैं कि प्राइमरी डिवाइस उनको कौन सी इंस्ट्रक्शंस दे रही है, प्राइमरी डिवाइस कौन सी स्टेट में है। तो प्राइमरी डिवाइस की इन शॉर्ट ये कह लें कि प्राइमरी डिवाइस की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होता है बाकी सारी नोड्स ने। ये इसकी डायग्राम है, देखिए डाटा सेंड हो रहा है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, डाटा सेंड हो रहा है, फिर एक्नॉलेजमेंट आ रही है, तो ये सारा प्राइमरी की इंस्ट्रक्शंस की अकॉर्डिंग हो रहा है। उसके बाद टोकन पासिंग है। इन टोकन पासिंग मेथड द स्टेशन इन द नेटवर्क आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल रिंग। इसके अंदर क्या होता है, स्टेशन नेटवर्क्स की एक लॉजिकल रिंग बन जाती है। फॉर ईच स्टेशन देयर इज अ प्रोसीजर एंड सक्सेसर। हर स्टेशन से पहले एक प्री सक्सेसर होता है और एक सक्सेसर होता है, एक प्री सक्सेसर होता है और एक सक्सेसर होता है। स्टेशन से पहले वाली जो नोड होगी वो प्री सक्सेसर होगी और जो बाद वाली होगी वो सक्सेसर होगी। द प्री सक्सेसर इज द स्टेशन विच इज लॉजिकली बिफोर, ठीक है, लॉजिकली बिफोर द स्टेशन इन द रिंग। कोई भी ये मैंने बात आपको बता दी है कि जो पहले वाला होता है वो प्री सक्सेसर होता है, जो बाद वाला होता है वो सक्सेसर होता है। अच्छा, उसके बाद स्पेशल पैकेट कॉल्ड टोकन, एक खास किस्म का पैकेट होता है जिसको हम टोकन बोलते हैं, सर्कुलेट थ्रू द रिंग, वो रिंग्स के अंदर सर्कुलेट करता है। पोजेशन ऑफ टोकन गिव्स द स्टेशन द राइट टू सेंड द डाटा। अब जिसके पास वो टोकन होगा उसके पास अथॉरिटी होगी डाटा सेंड करने की। टोकन मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज पोजेशन, टाइम, टोकन मॉनिटरिंग, प्रायोरिटी असाइनमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये इसकी देख लें, फिजिकल रिंग बनी हुई है, एक ये डुअल रिंग है, ये एक बस रिंग है और ये स्टार रिंग है। इसकी फंक्शनैलिटी देख लें, अगर हमने नोड A1 से नोड 4 तक डाटा सेंड करना है तो हमारे पास नोड A के पास पहले होना चाहिए टोकन। अब टोकन क्या करेगा, यहाँ से सेंड होगा नोड 2 की तरफ, टोकन यहाँ तक सेंड हो गया तो डाटा भी यहाँ तक आ जाएगा साथ। उसके बाद टोकन 4 तक आएगा तो फिर डाटा भी हमारा 4 तक आ जाएगा। तो फिजिकल रिंग के अंदर हमारा जो डाटा होता है वो वन डायरेक्शनल होता है, उसने सिर्फ एक ही तरफ में मूवमेंट कर सकता है, दूसरी तरफ एट अ टाइम नहीं जा सकता। उसके बाद डुअल रिंग के अंदर क्या कर लेंगे, हम 1 से
3 तक भी डायरेक्ट, 1 से 3 तक भी डायरेक्ट भेज सकते हैं और 1 से 4 तक 2 तक भी डायरेक्ट भेज सकते हैं डाटा। मतलब यूनिडायरेक्शनल, यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल था, यहाँ पे मल्टी डायरेक्शनल हो गया। उसके बाद यहाँ पे बस है, तो यहाँ से हमने अगर भेजना है नोड 1 से नोड 4 को, तो बस के थ्रू सारा डाटा क्या होगा, टोकन वगैरह सारे इस थ्रू कन्वर्ट होंगे, ट्रांसमिशन होगी। उसके बाद स्टार रिंग है, स्टार टोपोलॉजी समझ लें, इसको कह लें कि इसके अंदर हमारे पास एक सेंट्रल हब है। 1 से 4 तक अगर डाटा जाना है तो हब के पास जाएगा, हब से फिर 4 पे जाएगा। इसी तरह इसमें ये होता है स्टार रिंग के अंदर कि अगर कोई एक सिस्टम या कोई एक चैनल ख़राब हो जाता है तो बाकी सारा सिस्टम वर्किंग में रहता है, वो सारा ख़राब नहीं होता। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि अगर हब ख़राब हो जाए तो सारे का सारा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। यहाँ पे ये था कि अगर बस ख़राब हो जाती है तो सारा सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये चैनल ख़राब हो गया या ये नोड ख़राब हो गया है तो बाकी सारा सिस्टम वर्किंग पे रहेगा। यहाँ पे ये था फिजिकल रिंग के अंदर कि अगर एक सिस्टम ख़राब हो गया ना तो बाकी का सारा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। डाउन किस तरह हो जाएगा, यहाँ से क्योंकि नोड 2 खराब हो गई है और आगे डाटा ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। उसके बाद ये मल्टी डायरेक्शनल है, तो यहाँ से कोई अगर एक नोड खराब हो जाए तो बाकी वही नोड सिर्फ खराब होगी, बाकी तरफ डाटा जो है वो ट्रेवल करता रहेगा। उसके बाद टॉपिक नंबर 177, टॉपिक 177 हमारी तीसरी आ गई है अब चैनलाइजेशन या चैनल पार्टीशन। तीसरा प्रोटोकॉल था जो हमारा रैंडम एक्सेस था, कंट्रोल्ड एक्सेस था और उसके बाद चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन के अंदर हमने क्या पढ़ना है जी, द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ अ लिंक इज शेयर्ड इन टाइम, फ्रीक्वेंसी और थ्रू कोड अमॉन्ग डिफरेंट स्टेशंस। वी डिस्कस 3 प्रोटोकॉल्स। इसके अंदर हमने 3 चीज़ों को डिस्कस करना है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA और टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस TDMA और कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस CDMA। इन 3 चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस FDMA जिसको हम पढ़ने हैं। इन FDMA द अवेलेबल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू फ्रीक्वेंसी बैंड्स। इसके अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको हमने बैंड्स के अंदर कन्वर्ट कर लेना है, ब्लॉक्स बना लेने हैं, समझ लें इजी वर्डिंग अंदर अगर मैं आपको बताऊं, जिस तरह हमने टाइम्स के स्लॉट्स बनाए थे इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी को कर लेना है। ईच स्टेशन इज एलोकेट अ बैंड टू send its data. Each band is received for a specific station and it belongs to the station all the time. Each station also uses a band pass filter to confine the transmitter frequency. यहाँ से हम देखते हैं इसको इसकी डिटेल में। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस इज चैनल एक्सेस मेथड। ये एक चैनल एक्सेस मेथड है यूज्ड इन सम मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स, जिसमें मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। FDMA अलाउस मल्टीपल यूजर्स टू सेंड डाटा थ्रू अ सिंगल कम्युनिकेशन चैनल। ये FDMA क्या करता है, मुख्तलिफ यूजर्स को, मल्टीपल यूजर्स को ये अथॉरिटी देता है कि वो अपना डाटा बैक वक्त सेंड कर सकें, सच एज अ कोएक्सियल केबल और माइक्रोवेव बीम, by dividing the bandwidth of the channel into separate non overlapping frequency। इसके अंदर हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी की नॉन ओवरलैपिंग बना लेते हैं इसकी। फ्रीक्वेंसी सब चैनल्स एंड एलोकेटिंग ईच सब चैनल टू सेपरेट यूजर्स। अब वो जो छोटे हमने जो उसके फ्रीक्वेंसी के छोटे बैंडविड्थ बनाए होते हैं, जो नॉन ओवरलैपिंग बनाई होती है, वो हम हर यूज़र को अलग-अलग असाइन कर देते हैं कि हर यूज़र इसके थ्रू क्या कर ले, अपना डाटा ट्रांसमिट कर ले। यूज़र कैन सेंड डाटा थ्रू अ सब चैनल बाय मॉड्यूलेटिंग इट ऑन अ कैरियर वेव एट द सब चैनल्स फ्रीक्वेंसी। इट इज़ यूज्ड इन स्टेट लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम एंड टेलीफोन ट्रंक लाइन्स। इसके अंदर क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह पानी का एक बड़ा सा पैप होता है और उसके अंदर छोटे पैप्स डाल दिए जाते हैं, तो हर पैप के अंदर से अलग-अलग पानी अलग-अलग घर की तरफ जा रहा होता है। तो इसी तरह फ्रीक्वेंसी कह लें कि फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर हम क्या करते हैं, अलग-अलग पार्ट्स बना देते हैं उसके, और हर जो यूज़र को वो एक अलग पार्ट असाइन कर देते हैं। हर यूज़र क्या करता है, उसके थ्रू फिर अपना डाटा सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यहाँ पे हमने पढ़ा था इसके अंदर क्या ये इसके अंदर जी ठीक है, डाटा सेंड करना है तो स्टेशन 1 ने यहाँ से डाटा सेंड करना है, स्टेशन 2 ने जस्ट यहाँ से सेंड करना है, स्टेशन 3 ने जस्ट कोई डाटा सेंड नहीं कर रहा, स्टेशन 3 यहाँ पे है। तो स्टेशन 4 अगर डाटा सेंड करेगा तो ये
इस फ्रीक्वेंसी के अंदर सेंड करेगा। मतलब कि फ्रीक्वेंसी के हमने छोटे छोटे पॉट्स बना लेने हैं, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है हमने। जिस तरह हमने टाइम स्लॉट्स बनाए थे इसी तरह हमने फ्रीक्वेंसी के स्लॉट्स बना लेने हैं। तो हर स्टेशन अपनी फ्रीक्वेंसी के अंदर ही सिर्फ डाटा सेंड कर सकता है या डाटा रिसीव कर सकता है। ये हमारा टोटल कॉमन चैनल है। ये एक चैनल है, यानी कि एक तार है बड़ी सी मोटी सी, उसके अंदर ये छोटी छोटी तारें समझ लें क्या लें। उसके बाद TDM में हमारा दूसरा आ गया टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। Station share a bandwidth of the channel in the time each station is allocated the time slot during which it can send data. Each station transmit its data in its assigned time slot. इसके अंदर हम क्या करते हैं, जिस तरह फ्रीक्वेंसी की स्लॉट्स बनाई थी हम यहाँ पे टाइम्स की स्लॉट बना लेते हैं। टाइम की स्लॉट बनाने के बाद हम हर डाटा को या हर नोड को अलग अलग टाइम स्लॉट अलॉट कर देते हैं, इशू कर देते हैं कि नोड ए ने या स्टेशन ए ने इस स्लॉट के अंदर डाटा सेंड करना है, नोड बी ने फ्ला स्लॉट के अंदर, और नोड सी और नोड डी इसी तरह। देखिए अब यहाँ पे एग्जांपल, ये हमारा कॉमन चैनल है, इसके अंदर हमने टाइम्स की स्लॉट्स बना ली हुई हैं। पहली स्लॉट में हमने स्टेशन 1 को रखा हुआ है कि स्टेशन 1 ने जब भी डाटा सेंड करना है तो स्लॉट 1 के अंदर सेंड करना है। उसके बाद स्टेशन 2, फिर स्टेशन 3, फिर स्टेशन 4, इसी तरह हम। उसके बाद कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस हमारा CDM में आ गया है। ये हमारा आज का आई थिंक सो इस जो है ना तीनों प्रोटोकॉल थे उसका लास्ट टॉपिक होगा। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के अंदर जी CDM में डिफर्स फ्रॉम FDM में इन दैट ओनली द चैनल ऑक्युपाइज द इंटायर बैंडविड्थ ऑफ द लिंक। इसके अंदर हमने क्या करना होता है, इंटायर बैंडविड्थ को यूज करना होता है। CDM में डिफरेंस फ्रॉम TDM में इन दैट ऑल स्टेशंस कैन सेंड डाटा साइमल्टेनियसली, देयर इज नो टाइम शेयरिंग। इसके अंदर ये TDM में से डिफरेंस इस तरह होता है कि वहां पे हमने टाइम स्लॉट्स बना ली थी, यहाँ पे हमने कोड्स को अलग अलग कर लेना है, डाटा के कोड्स को, और उनके थ्रू हमने डाटा अपना सेंड करना है। उसके बाद डाटा रिप्रेजेंटेशन इन CDM में, तो ये इसकी डायग्राम है। ये डायग्राम आप देख ले, ये -0 से -1 और डाटा बिट 1 से +1 और फिर 0 से 0। तो ये इसकी थी। ये हमारा आज का हो गया टॉपिक कंप्लीट। लेक्चर नंबर 12 हमारा कंप्लीट हो गया। कहीं से भी अगर समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को पूरा देखा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। इसी से जो है ना हमें मोटिवेशन मिलती है। और फिर रिक्वेस्ट करते हैं आपसे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबकी हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।